नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर परंपरागत खेती के साथ खेती से जुड़े कुछ अन्य घटकों का समावेश आप कर लेते हैं तो आपको निरंतर अतिरिक्त आमदनी और अच्छी आमदनी होती रहती है। जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या पशुपालन, डेयरी, ये ऐसे घटक हैं जो खेती को लाभदायक बनाए रखने में सक्षम हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इस वृत्तचित्र के माध्यम से एक ऐसे ही प्रयोगधर्मी सफल किसान की जो पारंपरिक खेती के साथ मुर्गी पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अदलपुरा के चौधरीपुर गांव के प्रगतिशील प्रयोगधर्मी मुर्गी पालक दिलीप कुमार सिंह से। कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। बदलाव के इस दौर में कृषि क्षेत्र भी नवाचारों एवं नई प्रविधियों के बयार से अछूता नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की अनवरत कोशिश से हरित क्रांति सफल हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। लेकिन बढ़ती आबादी और कृषि योग्य भूमि की कमी ने नई चुनौतियां पैदा कर दी। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है उत्पादकता में लगातार आ रही गिरावट, और इस गिरावट के चलते खेती लाभ का सौदा नहीं बन पा रही है। यदि खेती के साथ कुछ दूसरे घटकों का समावेश किया जाए तो निस्संदेह खेती एक फायदे का सौदा बन सकती है और ग्रामीण भारत के शिक्षित बेरोजगार युवकों को खेती किसानी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। परंपरागत खेती यानी अनाज फसलों की खेती करते हुए औद्यानिक फसलों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर मुर्गी पालन को अपनाकर कृषि क्षेत्र के कलेवर को बदला जा सकता है। खेती से इतर लेकिन खेती से जुड़े ये घटक आज कृषि क्षेत्र की व्यावसायिक क्षमता को साबित करने में सफल हो रहे हैं। समय की मांग को देखते हुए बहुतेरे किसान कृषि क्षेत्र के दूसरे घटकों का अपनी खेती में समावेश कर अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने में सफल हुए हैं। पारंपरिक खेती के साथ मुर्गी पालन का काम कर कई किसान आज अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मुर्गी पालन कृषि क्षेत्र का एक ऐसा व्यवसाय है जिससे थोड़ी पूंजी और थोड़ी सी मेहनत से अच्छा मुनाफा होता है। खेती पर मौसम की मार पड़ने की स्थिति में भी किसान मुर्गी पालन के जरिए अपना और परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम रहते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं दिलीप कुमार सिंह। जनपद मिर्जापुर विकास क्षेत्र सीखड़ के चौधरीपुर गांव के निवासी दिलीप कुमार सिंह ने वर्ष 1995 में अपनी प्रयोगधर्मिता दिखाते हुए मुर्गी पालन के क्षेत्र में कदम रखा। उनके गांव में और आसपास के गांवों के कुछ लोग मुर्गी पालन का काम करते थे। दूसरे मुर्गी पालकों से प्रेरणा प्राप्त कर दिलीप कुमार सिंह ने 2000 चूजों से अपने मुर्गी बाड़े की स्थापना की और आज उनके मुर्गी फार्म में एक साथ 25,000 चूजों मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। पोल्ट्री का काम सन 1995 से शुरू किए हैं और
इसके काम के लिए हमारे गांव में 1-2 लोग करते थे, उन्हीं से प्रेरणा मिली है, जो कि आज ये काम जो है काफ़ी लॉन्ग स्केल तक हम लेकर गए हैं। शुरुआत जो है हमने 2000 से किया था, आज जो है हम 25,000 का पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बड़े वाले जो शेड हैं, ये 8,000 स्क्वायर फीट के हैं दोनों, और ये छोटा वाला शेड जो है ये 2,000 स्क्वायर फीट का शेड है। दिलीप कुमार सिंह का मुर्गी फार्म लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित है। वे ब्रायलर मुर्गों को पालते हैं। ब्रायलर मुर्गों की मांग मांस के लिए होती है और ये कम समय में तैयार हो जाते हैं। इसीलिए दिलीप कुमार सिंह ने वक्त की नब्ज को पहचानते हुए ब्रायलर फार्मिंग को महत्व दिया। ये चूजे जो हैं ये ब्रायलर प्रजाति हैं। ये जो मांस वाली ब्रायलर प्रजाति है, ये जो है मांस के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। और ये चूजे जो है हैचरी से निकलने के 24 घंटे के अंदर जो है फार्म में आती हैं, 1 डे चिक्स जिसको बोलते हैं। मुर्गी पालन में कुछ खास तरह के देखभाल की आवश्यकता होती है। चूजों के रखरखाव देखभाल में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। चूजों को बढ़वार के साथ आहार उपलब्ध कराया जाता है। चूजों के 450 ग्राम के होने तक उन्हें फ्री स्टार्टर आहार दिया जाता है। 450 ग्राम से 950 ग्राम तक मुर्गियों को स्टार्टर आहार दिया जाता है और जब चूजे बढ़कर 1 किलोग्राम के ऊपर के वजन के हो जाते हैं तो उन्हें फिनिशर आहार दिया जाता है। उचित देखभाल एवं सही आहार प्रबंधन से चूजों की अच्छी बढ़वार होती है। दिलीप कुमार सिंह अपने मुर्गी फार्म में लाए गए चूजों की देखभाल, आहार एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। मौसम के अनुरूप चूजों के रख रखाव का कार्य करते हैं जिससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। ठंडी है तो उसको गर्मी का व्यवस्था पहले से बनाया जाता है, गर्मी है तो उसको ठंडी का व्यवस्था बनाया जाता है। चिक्स आने के बाद पानी की जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये बर्तन जो है भरपूर मात्रा में होना चाहिए। 100 मुर्गी पर 1 बर्तन पानी का और 100 मुर्गी पर कम से कम 1 जो है दाने का बर्तन होना चाहिए। ठंडी के दिन में जो है ये बहुत बड़ा ही रोल है जो ठंडी का है। इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं। आप ये जो ऊपर छत देख रहे हैं, ये छत जो कि पूरा तिरपाल का लगा हुआ है, पूरा पैक है, तो इससे जो हम लोग ये टेम्परेचर मेंटेन करता। और आप ये जो देख रहे हैं ये बुखारी है, इसमें जो कि बुरादा भरते हैं और इसको जला देते हैं तो इसकी जो टेम्परेचर अंदर की टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर अंदर का अधिक रहेगा, जो कि बच्चों के लिए ठीक ठाक रहता है। मुर्गियों को कई तरह के रोग भी होते हैं। चूजा अवस्था से लेकर बिक्री लायक होने तक की विभिन्न अवस्थाओं में रोगों से मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी समय समय पर दी जाती हैं। दिलीप कुमार सिंह चूजों मुर्गियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं सजग रहते हुए उन्हें रोग मुक्त रखने का प्रयास करते हैं।
बच्चा आने के पहले सप्ताह में जो है इन लोग को F1 दिया जाता है। उसके बाद दूसरे सप्ताह में गैम्बरो का टीका लगता है। उसके बाद जो है तीसरे सप्ताह में 21वें दिन लसोटा लगता है, जो कि ये 3 टीके लगते हैं। 3 टीके में जो कि मुर्गी लगभग 40 दिन में आपका लिफ्टिंग हो जाएगी। दिलीप कुमार सिंह को एक चूजा पालने में और बिक्री करने तक लागत काटकर प्रति मुर्गा 10 से 15 रुपए तक का लाभ होता है। बाजार की मांग और भाव मुनाफे को प्रभावित भी करते हैं। मुर्गी फार्म से निकलने वाली बीट एक बेहतरीन जैविक उर्वरक है। इसके प्रयोग से फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। दिलीप कुमार सिंह अपनी खेती में मुर्गियों के बीट का उपयोग कर रासायनिक उर्वरकों पर खर्च होने वाली धनराशि भी बचा लेते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बची बीट को आसपास के दूसरे किसानों को 500 रुपया प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली की दर से बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर लेते हैं। इसकी जो है बीट खेतों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कंपोस्ट से बढ़िया काम करता है। यदि इसको बीट को 4 टाली प्रति बीघे के हिसाब से दे दिया जाए तो डाई, यूरिया और किसी चीज़ की कोई कंपोस्ट के इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बेचते हैं 500 रुपया टाली के हिसाब से। तो एक शिफ्ट में जो है 25 से 30 ट्रैक्टर जो है खाद निकलता है। इससे जो कि दोहरा लाभ हम लोग को मिल जाता है। मैंने ये मुर्गी का बीज का अपने खेतों में प्रयोग किया। एक खेत में डाई डाला और एक खेत में इस बीज को डाला। बीज जो है DAP से बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत बढ़िया काम करता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। दिलीप कुमार सिंह चूजों मुर्गियों को दिए जाने वाले आहार स्वयं तैयार करते हैं। फॉर्म पर आहार तैयार करने से जहां लागत कम हो जाती है, वहीं गुणवत्ता युक्त शुद्ध आहार खिलाने से मुर्गियों की बढ़वार जल्दी और अच्छी होती है। दिलीप कुमार सिंह अपने यहाँ तैयार आहार आसपास के दूसरे मुर्गी फार्म संचालकों को भी उपलब्ध कराते हैं। मुर्गियों के आहार बिक्री से भी उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। हमारे यहाँ जो है मुर्गी का दाना बनता है और इसमें जो है सोया मिलता है, मक्का मिलता है और जो है प्रीमिक्स, जो कि दवा का पूरी रेंज मिला हुआ होता है, उसको प्रीमिक्स बोलते हैं, वो मिलता है। उससे जो है मुर्गी के चारा तैयार होता है और उसमें जो है आयल का परसेंटेज जो है बढ़ाने के लिए आयल अलग से मिलाते हैं हम, जिससे कि मुर्गी का रिस्पांस दाने का बढ़िया निकलता है। ये दाना बनाने से 2.5 से 3 रुपया पर केजी जो है मार्केट से मेरा दाना सस्ता पड़ता है, जो कि लाभ अच्छी होती है। हमारे यहाँ जो दाना तैयार होता है ये जो है गारंटेड है। इसका जो है FCR बढ़िया आएगा और बढ़िया ग्रोथ आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी दाना बनेगा ताज़ा बनता है और ताज़ा जो है माल सप्लाई होता है। इसमें फंगस और बैक्टीरिया का कोई लोड नहीं होता। दिलीप कुमार सिंह के मुर्गी फार्म पर 10 महिला पुरुषों को काम करने का अवसर मिल रहा है। ये सभी गांव के लोग हैं। इस तरह दिलीप कुमार सिंह ने मुर्गी पालन व्यवसाय के माध्यम से जहां अपने लिए रोजगार का अवसर तैयार किया है, वहीं आसपास के 10 अन्य ग्रामीणों को भी उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। फार्म का सफाइया होता बच्चा यहाँ 200 रुपया दिलन, बगले में घर पर में काम करे रहे। झाड़ू लगाते बटो टिकन तक की। वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक मुर्गी पालन अभी शुरुआती अवस्था में है, जबकि मुर्गी पालन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं।
दिलीप कुमार सिंह जैसे युवा की सफलता इस बात का संकेत है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय को अपनाते हैं तो वे जहां स्वयं के लिए रोजगार के अवसर बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आसपास के अन्य ज़रूरतमंदों को भी रोजगार के अवसर उनके गांव में ही उपलब्ध कराकर शहरों की ओर बढ़ते पलायन को रोकने में अपनी एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल में फल और फूल आ रहे हैं और ये एक क्रांतिक अवस्था है फसल के लिए, क्योंकि इसी समय कई तरह के कीड़ों का प्रकोप फसल पर होता है और थोड़ी सी असावधानी से पूरी फसल के बर्बाद होने की संभावना बनी रहती है। तो अरहर की फसल को कीड़ों से किस तरह से बचाएं, क्या सावधानी बरतें जिससे कि आपका नुकसान कम से कम हो सके, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कीट विज्ञानी डॉक्टर कुलदीप सिंह। डॉक्टर साहब, इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से कीड़े लगते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है? जी, इस समय अरहर की फसल लगी हुई है और उसमें पुष्पन की अवस्था चल रही है। इस समय जो भी कीड़े लगते हैं वो भारी मात्रा में अरहर की फसल को नुकसान करते हैं। जो प्रमुख कीट हैं उसमें फली बेधक होता है, फल मक्खी होता है और एक पत्ती मोड़क और पत्ती लपेटक कीट भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में नुकसान इसमें बोरर कॉम्प्लेक्स ही करते हैं। बोरर कॉम्प्लेक्स हम फली बेधक या इस तरह के और सारे बेधक कीट होते हैं जिनको मिला करके हम लोग बोरर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चूँकि अरहर की फसल में कई प्रकार के जो बेधक कीट लगते हैं उनके प्रकोप होने पर उनका जो क्षति होती है वो देख करके किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोरर कॉम्प्लेक्स अटैक कहते हैं। इस प्रकार के कीट जब अटैक करते हैं तो इनको पहचान आप ऐसे करेंगे, देखेंगे जब छोटी छोटी फलियां बन रही होती हैं उसी समय देखेंगे उसमें दाने नहीं पड़ पाते हैं। बहुत छोटी सी जो फली ही बनेगी तो बहुत छोटी बन जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि फली बनी पहले दाने बने उसी समय इनका प्रकोप हो जाता है और ये दाने को आगे वाले जो पूरी फली है उसमें आगे दाने नहीं बन पाते, एक दाने या दो दाने ही बन पाते हैं। तो इस तरह से हर फली में इनका काफ़ी मात्रा में प्रकोप हो जाता है। किसान भाई इनको देख करके पहचान लेंगे, फली को देखेंगे, फूल जब फूल के नीचे से छोटी छोटी फलियां निकल रही उसी समय इन कीटों को देख करके किसान भाई पहचान लेंगे। बेधक कीट भारी मात्रा में नुकसान करता है। एक आकलन है कि 2007 में अकेले बेधक कीट ने अरहर की फसल में 4000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान में नुकसान किया था। तो इस तरह से आप इसकी नुकसान की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट है वो है फल मक्खी। फल मक्खी में जब ये फली बनने लगता है तो ये फल मक्खी जैसे घरेलू मक्खी अपनी होती है उसी तरह की होती है, थोड़ा साइज में उससे बड़ी होती है। ये जाती है और फली पर अंडे दे देती है और फली से जो सुंडियाँ अंडे से जो सुंडियाँ निकलती हैं ये सुंडियाँ बाद में फली के अंदर ही कीट दाने को, उसके अरहर के दाने को खाती रहती हैं और इससे किसान भाई कई बार देखते हैं जब अरहर की थ्रेसिंग कर लेते हैं तो बहुत सारी मात्रा में छोटे छोटे दाने बने होते हैं या इनकम्प्लीट दाने बन जाते हैं, या कई बार होता है कि आधा दाना कीट ने खा लिया, आधा बचा हुआ है। इन दानों को हम तिरछी के रूप में किसान भाई कहते हैं, जानते हैं, जानवरों को खिलाते हैं जो आदमी के खाने लायक नहीं रह जाता है। तो ऐसे कीटों का प्रकोप होने से इस प्रकार की क्षति होती रहती है। डॉक्टर साहब, इस समय अरहर की फसल में कीटों की रोकथाम के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? हाँ, ये जो अरहर की फसल का बहुत ही प्रमुख समय होता है। इस समय अगर किसान भाई चूक जाते हैं तो अरहर की फसल को भारी क्षति हो जाती है। तो इन कीटों के नुकसान को बचाने के लिए बेहतर होगा किसान भाई इनको फील्ड के अपने खेत की विजिट करते रहें, बराबर देखते रहें। जैसे ही ये कीट दिखते हैं और इनका इन्फेस्टेशन दिखना शुरू होता है तो सबसे पहले किसान भाई कुछ ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करेंगे जिनका दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैसे नए इंसेक्टिसाइड्स आए हुए हैं उनके हम आपको बताते हैं। इन नई इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से दो फायदे होते हैं। एक तो अभी कीटों में इनके प्रति प्रतिरोधन क्षमता का विकास नहीं हुआ है, दूसरे इनकी बहुत अल्प मात्रा में ही प्रयोग करने से कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कुछ दवाएं हैं हम आपको बताते हैं।
इमामेक्टिन बेंजोएट है, 5% की दवा आती है। 11 से 20 ग्राम इसका सक्रिय तत्व 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। जैसा आपको इसकी मात्रा में बताया, बहुत कम मात्रा में ही पूरे 1 हेक्टेयर की फसल में जो बेधक कीट लगा हुआ है उसको आसानी से ये कंट्रोल कर लेता है। और 15 दिन के बाद इसका अगर एक बार और कर देते हैं, स्प्रेइंग कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो फसल हमारी लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। इसके अलावा भी जो नई दवाएं हैं, आप पायरिड एलिल एक दवा होती है, पायरिड एलिल को भी 50 ग्राम तक उसकी मात्रा की स्प्रेइंग करेंगे खड़ी फसल में। दूसरी दवा होती है इंडोक्साकार्ब और थायोमेथॉक्सैम। ये 4 दवाएं जो हमने बताया, इन चारों दवाएं के अत्यंत अल्प मात्रा में उपयोग करने से ही किसान पूरी तरह से फसल को बचा सकता है। इसके अलावा कुछ जैविक कीटनाशी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फसल को बचा सकते हैं। जैसे बैसिलस thuringiensis के बारे में बहुत सुना जा रहा है। आजकल बीटी स्पोर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम इसका स्पोर लेकर के 1 हेक्टेयर की फसल में स्प्रे कर देंगे, तो इससे जो ये बेधक कीट और लेपिडोप्टेरा गण के जितने भी कीट लगते हैं हमारी फसल में, उन कीटों में एक बीमारी पैदा हो जाती है और उनको ये नियंत्रित कर लेते हैं बैसिलस thuringiensis। डॉक्टर साहब, कीट प्रबंधन में आईपीएम की क्या भूमिका होती है? हाँ, ये कीट प्रबंधन तो बहुत ज़रूरी है, आईपीएम के साथ किया जाए। आईपीएम में चूँकि जितनी नोन टेक्निक्स हैं, जितनी हमारे जानकारियां हैं, सबको हम यूटिलाइज करके एक यूनिफाइड प्रोग्राम बना लेते हैं और उसी प्रोग्राम के तहत समय समय पर इनका नियंत्रण करते रहते हैं। जैसे आप जानते हैं, लगातार हम रसायनों का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमारा रसायनों में चूँकि इनका बायोडिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है, तो हमारा एनवायरनमेंट बुरी तरह से प्रभावित होता है और कीटों में प्रतिरोधन क्षमता का विकास भी होता रहता है। तो इसलिए आईपीएम में ऐसी दवाएं ही रिकमेंड की जाती हैं जिनका दुष्प्रभाव वातावरण के साथ साथ फसल पर भी कम पड़े और उसके साथ कीटों में प्रतिरोधन क्षमता का विकास ना हो पाए। तो इसमें जो नवीन कीटनाशी हैं, जैसे मैंने आपको इमामेक्टिन बेंजोएट, थायोमेथॉक्सैम, इंडोक्साकार्ब, पायरिड एलिल बताया, ये सब बहुत ही प्रभावी होती हैं। बैसिलस thuringiensis तो वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस समय अरहर की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।